नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आया हूँ एक एजुकेशनल वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है इस समय एग्ज़ाम चल रही है। तो एग्ज़ाम टाइम पे जो है हमारी हमारी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि आपके लिए जो है कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं कि जिससे जो है कम टाइम में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज मैं जो है ये जो आपके लिए जो एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ, ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और मेजर जिसने सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र को लिया है मेजर सब्जेक्ट के तौर पे, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए जो है मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो बीए फर्स्ट ईयर के मेजर में जिसने सोशियोलॉजी लिया है, उनका जो प्रथम जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर का नाम, जो मेजर फर्स्ट पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं बीए का समाजशास्त्र का, तो उसका जो पूरी थीम है, उसकी जो थीम है वो काय के ऊपर है, वो भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में, मतलब कि इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, कि भाई भारतीय समाज जो है वो किस तरीके से निर्मित है और उसकी जो संस्कृतियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको टोटल इसमें दोस्तों कितनी यूनिट रहेगी? टोटल आपको इसमें 5 यूनिट रहेगी। तो 5 यूनिट को हमको कवर करना रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सभी यूनिट के सभी टॉपिक्स को जो है कवर कर सके हम, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय समाज के आधार की बात की जाए कि भाई भारतीय समाज का जो आधार है, ये पूरा जो आपका ये जो यूनिट्स हैं ये अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। इसमें आपको जो है जैसे कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है। तो इसमें आपको हर चीज का एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मिलेगा। फिर जो सेकंड वाली जो यूनिट है वो आपकी रहेगी अरण्यक समाज के बारे में, मतलब कि जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, ट्राइबल पीपल कौन रहते हैं? जो जनजातीय समुदाय जो रहते हैं उनके बारे में है पूरी सेकंड यूनिट। फिर तीसरी यूनिट जो है वो आपकी है किसके बारे में? ग्राम्य समाज के बारे में, क्योंकि उस समाज की बात करेंगे जो गांव में निवास करता है। और जो आपकी चौथी यूनिट है ये आपके काय के बारे में? ये नगरीय समाज के बारे में, कि नगर के बारे में, नगर में किस तरीके का जो है समाज होता है, कैसी संस्कृति होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो पांचवी यूनिट रहेगी वो आपकी सामुदायिक मुद्दों के ऊपर रहेगी। तो हम इस समय बात कर रहे हैं आपकी पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट में थोड़ा सा हम देखते हैं पहले तो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है, क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन काल में भारतीय समाज में क्या होता था? प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था होती थी, जाति व्यवस्था होती थी और आश्रम व्यवस्था होती थी, जैसे कि सामाजिक ढांचों का जिससे कि सामाजिक ढांचों का विकास हुआ। फिर मध्यकालीन काल आया, तो उसमें क्या हुआ? उसमें भारत में विभिन्न जो राजवंश थे उनका उदय हुआ और इस्लाम धर्म का भी प्रभाव बढ़ा। फिर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में भारत में ब्रिटिश शासन आया और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बात करें, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम भारतीय समाज को देखें तो इसको जो है 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। कि पहला भाग तो कौन सा हो गया? प्राचीन वाला हो गया। तो प्राचीन वाले में क्या हुआ कि उस समय जो चलती थी वर्ण व्यवस्था चलती थी, जाति व्यवस्था चलती थी, उसके बाद में आश्रम व्यवस्था भी चलती थी, ये व्यवस्थाएं चलती थी। उसके बाद में फिर क्या आया? फिर मध्यकालीन आया। तो उस समय क्या हुआ कि भारत में अलग अलग राजवंश बने, राजवंश का उदय हुआ, राजाओं का उदय हुआ, राजा आए, इस्लाम धर्म का भी प्रभाव बढ़ा। और फिर बाद में आया आधुनिक काल, जिसमें कि ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए और बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। तो प्राचीन भारत में जो है बहुत सारे अलग अलग काल आए थे। वैदिक काल था और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता थी, मौर्य समाज थे। ऐसे महत्वपूर्ण काल जो उस समय प्राचीन काल में आए। फिर वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र जाति व्यवस्था थी। फिर आश्रम व्यवस्था थी कि मतलब कि आश्रम में जाकर के जो है
बचपन में जो है बच्चों को रखा जाता था, वहाँ पे वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत सारा विकास हुआ था, वेदों उपनिषदों का, बौद्ध धर्म का, इन सब का जो है उस समय विकास हुआ था। उसके बाद में फिर मध्यकालीन जो भारत था उसमें जो है 700 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक की अवधि को शामिल किया गया है। और उस समय जो है अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ था, अलग अलग राजाओं का जो शासन चला था। तो जैसे कि गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य है, पाल है, मुगल है, ये अलग अलग साम्राज्य जो है इनका उदय हुआ था। उसके बाद में इस्लाम धर्म जो है वो भारत में आया, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच में जो है अंतःक्रिया हुई, और फिर सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी बदलाव आए। तो जैसे कि जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, ये मध्यकालीन समाज में हुआ। उसके बाद में आती है अगली चीज का कि आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में क्या हुआ? आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन आया, फिर ब्रिटिश शासन से फिर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, फिर भारत में बहुत सारे जो है भारत के विभाजन जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। फिर क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना को भी बढ़ावा दिया, और आधुनिक काल में भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए, जैसे कि औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, और शिक्षा का भी विकास हुआ। ये कब हुआ? ये आधुनिक काल में हुआ। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो इसमें फर्स्ट यूनिट में टॉपिक आता है वो है वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ। तो वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो इसमें जो है आपको वर्ण की बात की जाए तो वर्ण जो है वो समाज को जो है 4 वर्गों में इन्हें बांटा था। ब्राह्मण, जिनका काम होता है शिक्षा और ज्ञान प्रदान करना, क्षत्रिय, जिनका काम होता था शासन और रक्षा करना, वैश्य, जिनका काम होता है व्यापार और व्यवसाय का, और शूद्र जो है उनका काम था सेवा करने का। फिर आश्रम व्यवस्था भी हुई थी उस समय। तो आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो आश्रम जीवन जो है वो 4 चरणों को दर्शाता है। ब्रह्मचारी, जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है, गृहस्थ, जिसमें परिवार को देखा जाता है, वानप्रस्थ, जिसमें सेवा निवृत्ति होती थी, और संन्यास जो कि मुक्ति का एक जिसमें जो है व्यक्ति सब चीजों से मुक्त हो जाता था। उसके बाद में तो वर्ण व्यवस्था को अपन ने डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ में क्या हुआ? पुरुषार्थ में मतलब कि पहला चीज आई है धर्म। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता और सही जीवन जीने का तरीका। तो धर्म हमको क्या सिखाता है? नैतिकता सिखाता है, कर्तव्य सिखाता है, और सही जीवन को जीने का तरीका भी सिखाता है। फिर आती है बात अर्थ की। तो अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ है धन, स्वास्थ्य और जीवन के साधन। तो मतलब कि जीवन का जो अर्थ है वो धन, स्वास्थ्य और जीवन का जो साधन है वो था। फिर काम क्या था? पुरुषार्थ की बात चल रही। पुरुषार्थ में जैसे कि अपन ने वर्णाश्रम में तो बता दिया कि एक तो वर्ण व्यवस्था का बता दिया और एक आश्रम के बारे में बता दिया। उसके बाद में पुरुषार्थ में बता रहे हैं हम। पुरुषार्थ में एक तो धर्म आता है, एक अर्थ आता है, एक काम आता है। काम का मतलब होता है, काम का अर्थ है प्रेम, रिश्ते और भावनाएं। उसके बाद में आता है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, आजादी या आत्म साक्षात्कार। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं, और ये इस तरीके से समझे। आप इसको जब इस वीडियो को देखें तो आप इसको इस तरीके से देखें कि जैसे कि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन चल रहा है। कम्युनिकेशन मतलब कि एक तरीके से एक वार्तालाप चल रहा है, जिससे कि क्या होगा कि आपको सुनने में इसको मजा आएगा। आप हर चीज को अगर समझने के तौर पे देखेंगे तो इस वीडियो को आप अगर बार बार अगर सुनेंगे, या फिर अगर थोड़ी स्पीड जल्दी हो रही हो तो आप उसको जो है थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने 2-4 बार बिना स्किप किए अगर देख लिया तो आपको 100% बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया वर्ण आश्रम में, तो वर्ण हो गया, आश्रम हो गया, और पुरुषार्थ में हो गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, आजादी और आत्म साक्षात्कार। अब इन दोनों में संबंध क्या है? देखिए, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ण और आश्रम पुरुषार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने का
करने में अपनी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का पालन करते हैं, जबकि गृहस्थ अर्थ और काम का अनुसरण करते हैं। देखिए, ब्राह्मण जो है वो धर्म और ज्ञान का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ जो है वो अर्थ और काम का अनुसरण कर रहे हैं, और सन्यासी जो है वो मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वर्णाश्रम, आश्रम और पुरुषार्थ हिंदू दर्शन की एक व्यापक और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है। तो मतलब कि ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो जीवन के लक्ष्यों, सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक विकास के बारे में मार्गदर्शन हमको प्रदान करता है। उसके बाद में आपका जो अगला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट यूनिट का, वो है ऋण, यज्ञ और संस्कार। अब ऋण, यज्ञ और संस्कार क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऋण, यज्ञ और संस्कार जो है ये तीनों प्रकार के, जैसे कि क्या है, ऋण, यज्ञ, संस्कार जो है इसका अर्थ है तीन प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का पालन करना होता है। तो ये संस्कार उपनयन संस्कार के दौरान किया जाता है, जब एक ब्रह्मचारी छात्र को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया जाता है। तो तीन ऋणों का प्रतीक है। तो मतलब कि जब किसी बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार उसका किया जाता है तो उसको जो है तीन ऋणों का प्रतीक मिलता है। कौन कौन से ऋण? एक तो देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक है पितृ ऋण। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये तीनों ऋण के बारे में। तो देव ऋण क्या होता है? देव ऋण तो यह ऋण देवता के प्रति होता है, जिसे यज्ञ और धार्मिक कर्मों द्वारा चुकाया जाता है। तो पहला ऋण जो है वो क्या होता है? देव ऋण। तो देवताओं का जो ऋण रहता है, जिन्होंने हमको जीवन दिया, उनका ऋण जो है किस तरीके से चुकाया जाता है? उनके लिए यज्ञ करा जाता है, धर्म कर्म किया जाता है, उसके द्वारा इसको चुकाया जाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण क्या होता है? मतलब कि ये ऋण ऋषियों के प्रति है, जिसे ब्रह्मचार्य और शिक्षा के माध्यम से चुकाया जाता है। तो ऋषियों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उस अच्छे से अच्छे तौर पे अपन अगर शिक्षा का जो है ग्रहण करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम उस तरह से जो हमारे ऋषि का जो ऋण है उसको चुका पाते हैं। एक होता है पितृ ऋण। ये हमारे पितरों के प्रति होता है, जिसे संतान पैदा करके और उनके लिए श्राद्ध आदि धर्म करके चुकाया जाता है। तो मतलब कि जो श्राद्ध वगैरह जो किया जाता है पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो सब आता है काय के अंदर? पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। तो ऋण, यज्ञ और संस्कार ये एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद दिलाता है और उन्हें समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। तो ये तो हुई काय की बात, ये हुई बात अपनी ऋण, यज्ञ और संस्कार के बारे में। तो ऋण मैंने आपको बता दिया ऋण कैसे होता है, ऋण कौन कौन से होते हैं। ऋण मैंने आपको बता दिए, तीन प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, जो देवताओं के लिए का ऋण रहता है, जिसको हम धार्मिक कार्यों से चुकाते हैं। एक ऋषि का ऋण रहता है, जो कि अपन ब्रह्मचार्य और शिक्षा के माध्यम से चुकाते हैं। एक पितृ ऋण रहता है, जिसको हम श्राद्ध और आदि कर्म करके पूरा करते हैं। उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, कर्म का सिद्धांत। अब कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति के हर कर्म का एक परिणाम होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो ये सिद्धांत भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म का जो फल रहता है वो सुख और सफलता होता है, जबकि बुरे कर्मों का जो फल रहता है वो दुख और असफलता होता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत जो हमारे भारतीय समाज में वो ये कहता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जो है अच्छी सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, और बुरे कर्म से आपको सिर्फ जो है दुख ही मिलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पारस्परिकता, अरण्यक, लोक और नगर बस्तियां, ये आपका अगला टॉपिक है। तो भारत में आरण्यक, अब आरण्यक क्या होता है? आरण्यक मतलब कि जो जनजाति समाज जो कि कहाँ रहता है? जंगलों में मुख्यतः निवास करता है। तो आपका, मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये है, ये एक तो काय के ऊपर है?
आरण्यक के बारे में बताना है आपको, एक ग्राम्य के बारे में बताना है और एक शहरी के बारे में बताना। आरण्यक मतलब क्या होता है, ऐसा जनजातीय समाज जो कि जंगलों में निवास करता है। और जब भी आरण्यक बोलूंगा तो आपको याद रखना है कि ये काय के ऊपर आ रहा है, ये जनजातीय समाज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जंगलों में निवास करता है। ग्राम्य की बात करूंगा तो ग्राम्य का मतलब होता है जो गाँव में रहते हैं, और जो शहरी वाली बात तो आपको पता है कि जो शहरों में निवास करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, क्या चीज अपन को डिस्कस करनी थी, पारस्परिकता। पारस्परिकता के बारे में बात करना है, आरण्यक, लोक मतलब कि ग्राम्य और नगर बस्तियों के बारे में। तो भारत में आरण्यक जो है वो वन में रहने वाली जनजातियां हैं, ग्राम्य जो है वो कौन है, गांव में रहने वाले समुदाय हैं, और नगर जो है ये शहर में रहने वाले बस्तियों के बीच पारस्परिकता में वस्तुओं, सेवाओं और ज्ञान का जटिल आदान प्रदान शामिल था। ये सामूहिक जीविका और विशेष श्रम के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, जिससे एक सहजीवी संबंध बना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जंगलों में निवास करते हैं जनजातीय समाज, और जो लोग गांव में निवास करते हैं, और जो लोग शहरों में या सिटी में रहते हैं, तो आज भी हम देखते हैं कि इन जो जंगलों में रहते हैं वहां से अपन क्या, जंगलों से अलग अलग प्रकार की जो चीजें, जो संसाधन हमको उपलब्ध होते हैं, गांव से जो संसाधन हमको उपलब्ध होते हैं, शहर से जो संसाधन हमको उपलब्ध होते हैं, तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से सहजीविता की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब कि ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अपना इन लोगों का जो जीवन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जनसांख्यिकी एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, या जनांकी एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो भारतीय समाज में विशेषतः जनसांख्यिकी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इसकी आबादी, भाषा, धर्म, जनजाति और जाति के मामले में विविधतापूर्ण है, जो सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक अनूठा ताना बाना बनाती है। मजबूत पारिवारिक संबंधों और धार्मिक विश्वासों को बनाए रखते हुए भारतीय आधुनिकीकरण और धर्म निरपेक्षता के दौर से भी गुजर रहा है, जिससे पारंपरिक मूल्य और प्रथाओं में बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक था अपना जनसांख्यिकी विविधता। अब जनसांख्यिकी विविधता का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो जनता है, जनसांख्यिकी मतलब कि जनसंख्या में होने वाली विविधता, जनसांख्यिकी विविधता। अगर ये टॉपिक आता है तो आपको नाम से मालूम पड़ा, जनसंख्या के अंदर होने वाली विविधता। तो विविधता काय की तरह से है, विविधता धर्म के आधार पे है, अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं। फिर जाति के आधार पे है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। फिर भाषा के आधार पे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। फिर शहरीकरण के हिसाब से अगर बात की जाए तो शहर में जो है कुछ लोग जो है अलग से रह रहे हैं, उनका जो वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। फिर आयु संरचना की बात करें तो अलग अलग आयु संरचना के हिसाब से भी जो है जनसंख्या है। अब संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति भी जो है अलग अलग धर्मों के लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये चीज इसमें इनने बताना चाहा है। उसके बाद में हम, ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स थे। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी काय के बारे में है, आरण्यक समाज के बारे में। अब आरण्यक समाज कौन सा समाज, मतलब कि जनजातीय समाज। तो सेकंड यूनिट में हम केवल जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में जो है हम काय के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम्य समाज के बारे में। फोर्थ यूनिट में हम शहरी समाज के बारे में, और फिफ्थ यूनिट में जो है हम पढ़ेंगे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में। तो इनको शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं क्या चीज क्या होती है, ताकि क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो आपका आरण्यक समाज के बारे में बात करें तो जनजातीय ऐतिहासिक रूपरेखा, अगर इसके बारे में बात करें तो भारत में जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है, और इनमें स्वदेशी या अनुसूचित जनजातियां की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में अक्सर उनकी भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिक आवास और वहां रहने वाले प्रमुख जनजाति समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया। भारत सरकार संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता देती है और उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी बात करें, किन की बात कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं आरण्य समाज की। तो आरण्य जो आपका समाज है, तो ये जो आरण्यक समाज जो है ये जनजातीय समाज है। ये जनजातीय समाज ज्यादातर भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, और ये भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तो इसको जो है अलग अलग प्रकार की जो है गवर्नमेंट ने उसको सुविधा भी प्रदान की है, और उनको जो है अलग अलग तौर पे वर्गीकृत भी किया है। कुछ लोग जो है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो है जनजातियां जो है अलग अलग जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं, तो वहां उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके जो फायदे के लिए अलग अलग कार्य भी किए जाते हैं। फिर आरण्यक समाज में कई अन्य समाजों की तरह परिवार, विवाह और रिश्तेदारी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि आरण्यक समाज में जो है परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में बताइए, तो आपको कहना है कि आरण्यक समाज में कई अन्य समाजों की तरह ही परिवार भी होता है, विवाह भी होता है, रिश्तेदारी भी होती है, महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं भी है। परिवार सामाजिककरण की मूल इकाई प्रदान करता है, जबकि विवाह एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है, और संतान उत्पत्ति और बच्चों के पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिश्तेदारी प्रणालियां जो अक्सर जैविक संबंधों पर आधारित होती है, लेकिन इसमें काल्पनिक रिश्तेदारी भी शामिल होती है, सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने एवं स्थायी संबंधों के नेटवर्क स्थापित करने में मदद करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल लोग जो रहते हैं, गांव में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, और उसी तरह से जंगलों में रहते हैं, तो जनजातीय समाज जो है वो पहली बात तो ये कि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और साथ में जो है उनका भी जो पारिवारिक जीवन रहता है वो उसी प्रकार का रहता है। उनके अनुसार जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, उनके अनुसार जो है उनमें शादियां होती है, उनके अनुसार जो है संतान का पालन पोषण करते हैं, और उनके अनुसार जो है जाति रिश्तेदारी वगैरह उनकी बनती है। फिर उनमें भी जो है अलग अलग वो अपने त्योहार मनाते हैं, अलग अलग उनके जो मतलब उनके जो कुछ मनोरंजन के उनके साधन रहते हैं, सभी चीजें जो है उनके अपने हिसाब से होती है। अब इनके सामाजिक मुद्दों की अपन बात करें, आरण्यक समाज के जो है सामाजिक मुद्दों की अगर बात करें तो क्या है सामाजिक मुद्दे आरण्यक समाज के। तो आरण्यक समाज के सामाजिक मुद्दे मुख्य रूप से भारत के जनजातीय या वनवासी समाजों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित है। ये मुद्दे अक्सर मुख्य धारा के समाज से इनके अलग रहने, ऐतिहासिक शोषण और विकास की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आरण्यक समाज के प्रमुख सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो जनजातीय समुदाय हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके मुद्दे क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उनके मुद्दे क्या हैं? पहला है सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण। तो आरण्यक समाज की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, उनके रीति रिवाज है, उनकी भाषाएं हैं, उनकी परंपराएं होती है जो मुख्य धाराओं के समाज से अलग होती है। आधुनिकीकरण, शहरीकरण के और विकास के कारण उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा भी होता है। मतलब कि क्या है, धीरे धीरे जंगलों की कटाई करके जंगलों में धीरे धीरे जो है शहरीकरण हो रहा है, तो वहां पे जो समाज रह रहा है उनको जो है इससे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में सामाजिक भेदभाव और असमानता। तो आरण्यक समाजों के साथ में सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में असमानता शामिल है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इनका जो है बहुत सारी चीजों को लेकर के भेदभाव होता है, जैसे कि शिक्षा को लेकर के होता है, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, राजनीतिक तौर पे होता है। उसके बाद में वे गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करते हैं। उसके बाद में इनके जो और मुद्दे क्या है सामाजिक, इनका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो ये मतलब कि पर्यावरण पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि जंगल और भूमि का विनाश ना हो, जंगल, भूमि और जल का विनाश ना हो, और ज्यादा औद्योगिकरण से उनको जो है गंभीर खतरा है।
उसके बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आरण्यक जो समाज है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है और सामाजिक और आर्थिक विकास में ये चीज जो है उनके बाधा उत्पन्न करती है। उत्पादकता और रोजगार की बात की जाए तो आरण्यक समाजों की उत्पादकता और रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित होते हैं, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर होती है। उसके बाद में इनके सामाजिक न्याय और अधिकार की अगर बात करें तो सामाजिक आरण्यक समाज जो रहता है उसको सामाजिक न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि उसकी भूमि का अधिकार, उसका स्व शासन और विकास में भागीदारी। तो मतलब वो नहीं चाहता है कि कोई जो है उसके ऊपर किसी भी तरह के कानून लागू करके उसकी जमीन को हड़पे, या फिर वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से उसके जंगलों को नष्ट किया जाए। कानूनी सुरक्षा की बात करें तो आरण्यक समाज को कानूनी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि वे अक्सर उत्पीड़न के और शोषण के शिकार होते हैं। उनके लिए कानून की जानकारी और कानूनी मदद तक पहुंच सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में जनजाति पहचान की अगर बात करें तो आरण्यक समाज को अपनी जनजाति पहचान को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए आवश्यकता होती है, ताकि वे अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा सके। तो अब इनके सामाजिक मुद्दे तो ये सब थे। अब ये सामाजिक मुद्दे को जो है इनका समाधान क्या है, ये सारे सामाजिक मुद्दों का समाधान ये है कि एक तो पहली बात तो ये कि उनको जो है एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, मतलब कि उनको समान समझा जाए। उनको जो है सरकार, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए। आरण्यक समाजों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी संस्कृति पहचान को संरक्षित करना चाहिए, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास का बढ़ावा देना चाहिए। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्राकृतिक संसाधन तक पहुंच जो है उनकी वो सुनिश्चित करना चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आरण्यक समाज को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उनकी राय को महत्वता से लिया जाए। अब हम आरण्यक समाज के प्रावधान के बारे में बात करें। संवैधानिक प्रावधान उनके लिए क्या है उनकी बात करते हैं। तो आरण्यक समाज के संवैधानिक प्रावधान जो है वो विशेष रूप से भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 244(1) और 5वीं अनुसूची में वर्णित है, 244(1) और 5वीं अनुसूची में वर्णित है। ये प्रावधान आदिवासी समाज, आदिवासी लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 244(1) क्या है? ये अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से परिभाषित करता है। और 5वीं अनुसूची ये कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है और उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहां जनजातीय लोगों की बड़ी आपत्ति रहती है और यहाँ उन्हें विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो ये चीज होती है। उसके बाद में आते हैं, अब ये तो सेकंड यूनिट थी आदिवासी जो समुदाय है आरण्यक समाज के बारे में। अब हम बात करेंगे तीसरी जो आपकी यूनिट है, ये किसके बारे में है? ये ग्राम्य समाज के बारे में। तो अब ग्राम्य समाज के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामीण समाज जो है, जो कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक आधारशिला है, समय के साथ साथ विकसित हुआ है। ये एक ऐसा समाज है जहाँ लोग कृषि, पशुपालन और अन्य ग्रामीण व्यवसाय के माध्यम से अपना जीवन का निर्वाहन करते हैं। तो हम जानते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं। ज्यादातर उनका जो मेन मुख्य व्यवसाय रहता है वो कृषि होता है, पशुपालन होता है और अन्य ग्रामीण व्यवसाय के माध्यम से वो लोग अपना जीवन का निर्वाहन करते हैं। अब इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें तो प्राचीन समय में ग्रामीण समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। लोग गांव में रहते थे और क्या करते थे, अपनी जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल करते थे और समाज का संगठन सरल था, जिसमें ग्राम पंचायत वगैरह जो है ये हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो गांव था वही जो है उनमें ही औद्योगिक क्रांति आई और धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद ग्रामीण समाज में तेजी से बदलाव हुआ। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और कृषि की बजाय जो है उद्योग और धंधों में लग गए। स्वतंत्रता के बाद में भारत में ग्रामीण समाज के विकास के प्रयास किए गए
और कृषि को आधुनिक बनाने के कदम उठाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का भी विकास हुआ। तो मतलब कि क्या हुआ, जैसे औद्योगिकरण हुआ तो लोग सिटी की तरफ भागने लगे काम के लिए, और फिर धीरे धीरे फिर ये समझ आई कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना भी बहुत जरूरी है। कृषि के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स है वो यूज करना चाहिए, जिससे कि जो है विकास हो सके ग्रामीण समाज का भी। तो ग्रामीण समाज जो रहता है वो कृषि पे निर्भर रहता है। सामुदायिक उसके बाद में इसकी जो भावना जो रहती है वो कैसे रहती है, वो सामुदायिक भावना मजबूत रहती है। वहाँ एक दूसरे का गांव में सब लोग जो है सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर पारंपरिक संस्कृति की बात करें तो वो पुरानी जो संस्कृति है, रीति रिवाज जो है उनको मेंटेन करके रखते हैं गांव के लोग। और परिवार और जाति की बात करें तो ग्रामीण समाज में जो है परिवार और जाति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और देखा जाए तो निष्कर्ष के तौर पे अगर बात करें तो ग्रामीण समाज समय के साथ विकसित हुआ है और आज भी ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ग्रामीण समाज में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू अभी भी बने हुए हैं। अब अगला जो इसका टॉपिक है वो है आपका ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, लघु एवं बृहद परंपराएं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रामीण जीवन में लोक संस्कृति लघु एवं बृहद परंपराओं के रूप में देखी जा सकती है। लघु परंपरा मतलब अशिक्षित ग्रामीण की संस्कृति है जो स्थानीय रीति रिवाज और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, जबकि बृहद परंपरा शिक्षित और प्रबुद्ध लोगों की संस्कृति जो राष्ट्रीय स्तर की होती है। तो कहने का मतलब है लघु परंपरा क्या होती है, गांव में कुछ लोग जो है ज्यादा शिक्षित नहीं है, पर वो उनकी कुछ परंपराएं रहती है, उन परंपराओं को बना के रखते हैं, उन परंपराओं को मेंटेन करके रखते हैं। जो रीति रिवाज होते हैं, जो पारंपरिक जो ज्ञान उनके पास में है, जो धार्मिक विश्वास उनके पास में है, उन सबको बना के रखते हैं। और जैसे कि लोकगीत है, लोक नृत्य है, मेले हैं, त्योहार है, धार्मिक अनुष्ठान है, लघु परंपरा है। ये सब जो लघु परंपराएं हैं ये कौन मेंटेन करते हैं, गांव में रहने वाले ऐसे लोग जो कि ज्यादा मतलब कि सिटी के तरफ जो है उनका ज्यादा झुकाव नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा शिक्षा को लेकर के वो ज्यादा जागरूक नहीं रहे, पर वो अपनी जो विरासत है उसको संभाल के रखे हुए। परंतु कुछ एक जो बृहद परंपरा की अगर बात करें तो बृहद परंपरा के अंतर्गत कैसे आ रहे हैं कि ऐसी संस्कृति जो कि शिक्षित उच्च वर्ग के लोग जो हैं, जो शिक्षित उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अगर मान लीजिए कि उनसे संबंधित है जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये मतलब कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसके बाद में वो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ में जुड़ करके जो है गांव की संस्कृति में और नई चीजों को जोड़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व, साहित्यिक सम्मेलन, कला प्रदर्शनी, राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक संगठन, बृहद परंपरा, इन सबको जो है ये और ज्यादा उसमें उस जो ग्रामीण की जो परंपराएं हैं उसमें इनको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से बाहर की शिक्षा लेते हैं तो बाहर की चीजों को भी ये अपना लेते हैं, और इस तरीके से जो है बृहद परंपरा जो है वो आगे बढ़ती है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका ग्रामीण में जाति व्यवस्था, जाति का इतिहास एवं परिवर्तित प्रतिमान। तो जाति व्यवस्था की बात की जाए तो ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था एक जटिल और ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है जो भारत में सदियों से मौजूद है। इसमें जन्म के आधार पर व्यक्तियों को सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है, जिससे एक पदानुक्रमित संरचना बनती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति का सामाजिक स्थिति, व्यवसाय और अवसर उसकी जाति से निर्धारित होता है। जाति व्यवस्था ने समय के साथ परिवर्तन भी देखा है, खासकर शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसे कारक के प्रभाव में। तो ग्रामीण समाज की अगर बात करें तो वहां पे जाति जो है उसको देख करके बहुत सारी चीजें जो है आधार बनाया जाता है, चाहे वो उनके कामों को अलग अलग तौर पे विभाजित किया गया है। परंतु क्या हुआ, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिकरण आया, शिक्षा आई, शहरीकरण आया, तो धीरे धीरे इन चीजों में जो है चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। और इसका निष्कर्ष अपन ये कह सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो ग्रामीण समाज में एक जटिल और महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना है। ये एक ऐसा सामाजिक पदानुक्रम है जिसने सदियों से लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि जाति व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं, पर आज
ये पहले की तुलना में कम कठोर हो गई है। तो मतलब कि परिवर्तन तो आ रहे हैं पर उतने ज्यादा लेवल पे नहीं आ रहे हैं जितने लेवल पे आ सकते थे। उसके बाद में सामाजिक संस्थाओं की बात करें, अगर ग्राम्य समाज में परिवार, विवाह और नातेदारी की, तो इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे कि हमने जनजाति वाले में बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमने जनजाति जो आरण्यक समाज के बारे में बात करी थी, ऐसे ही इसमें परिवार, विवाह, नातेदारी की बात करेंगे कहाँ पे, ग्राम्य समाज में। तो ग्राम्य समाज में भी परिवार, विवाह और नातेदारी जो है प्रमुख संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं समाज को संगठन, मूल्यों और व्यवहार को आकार देती है। परिवार सामाजिक इकाई है जो सदस्यों को सुरक्षा, समर्थन, मतलब कि परिवार जो है वो सभी को, परिवार जो है अपने सदस्यों को क्या करता है, सुरक्षा देता है, समर्थन देता है और सामाजिक पहचान भी देता है। और विवाह क्या करता है, एक सामाजिक अनुबंध होता है जो दो लोगों को जीवन भर बांध के रखने के लिए, जोड़ने के लिए होता है और नए परिवार की शुरुआत करने के लिए होता है। और नातेदारी जो रहती है वो सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क होता है जो परिवार और विवाह के माध्यम से दो परिवारों के बीच में जुड़ता है और जो सामाजिक जीवन को नियमित करता है। तो परिवार, तो अपन अगर बात करें ग्रामीण समाज में परिवार की बात करें तो परिवार में क्या होता है कि जो परिवार जो है वो पूरा का पूरा एक साथ रहता है, जैसे माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार होते हैं जो एक दूसरे के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। फिर विवाह की बात करें तो ग्रामीण समाज में जो है विवाह एक सामाजिक अनुबंध है जो दो लोगों को जीवन भर जोड़ के रखने का काम करता है और नए परिवार को शुरुआत करने के लिए करता है। उसके बाद में एक दूसरे के प्रति अपने जो दायित्व है उनका निर्वाह करने के लिए करता है। फिर नातेदारी की अगर बात की जाएगी तो नातेदारी क्या होती है, नातेदारी सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है जो परिवार और विवाह के माध्यम से स्थापित होता है और नातेदारी सामाजिक जीवन को नियमित बनाती है और सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करती है। मतलब कि एक दूसरे के साथ लोग जो है नातेदारी की वजह से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है ग्राम्य समाज की अगर बात करें तो ये इस तरह से उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका धर्म, विश्वास एवं व्यवहार। तो ग्राम्य समाज में धर्म, विश्वास और व्यवहार क्या होता है। तो ग्राम्य समाज में धर्म, विश्वास धर्म, विश्वास और व्यवहार की अगर बात की जाए तो सामाजिक एकता की बात करें तो धर्म सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। धर्म उत्सव और समारोह लोगों को एक साथ लाते हैं। धार्मिक जो उत्सव होते हैं, धार्मिक समारोह जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में लाते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। फिर मूल्य और नैतिकता की बात करें तो धर्म लोगों में मूल्य और नैतिकता की भावना पैदा करता है। धार्मिक शिक्षाएं लोगों को सही और गलत के बीच में अंतर करने में मदद करती है और उनके व्यवहार को निर्देशित करती है। फिर जीवन का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का अर्थ होता है धर्म लोगों को जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। धार्मिक विश्वास लोगों को कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और जीवन के प्रति आशावादी होने में मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण समाज में धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है। तो धर्म की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो ये समाज में एकता बना के रखता है और अपने मूल्य और नैतिकता बना के रखता है। और जीवन का जो अर्थ है वो क्या होता है कि धर्म लोगों को जीवन का अर्थ और उद्देश्य बताता है कि भाई आपको जीवन का अर्थ क्या है, आपको कैसे जो जीवन है वो जीना है। और सामाजिक नियंत्रण बताता है कि समाज में धार्मिक शिक्षाएं लोगों को नियमों का पालन करना सिखाती है और सामाजिक व्यवस्था में योगदान के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हम बात करें व्यवहार की, तो व्यवहार की अगर बात करें तो धर्म ने एक तो हमको विश्वास बता दिया कि जीवन जीने में का विश्वास, और एक हमें क्या है व्यवहार के बारे में बता रहा है कि धार्मिक कार्य जो है वो जैसे कि पूजा पाठ, हवन और धार्मिक उत्सव सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक आयोजन की बात करें तो धार्मिक कार्य अवसर सामाजिक आयोजन के रूप में होते हैं जैसे कि विवाह, जन्म और मृत्यु। पारंपरिक रीति रिवाज की बात करें तो ग्रामीण समाज में पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है जो अक्सर धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चीज होती है। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण समाज के, जैसे कि हमने जो जनजातीय समाज थे उनके, आरण्यक जो समाज थे उनके जो कुछ सामाजिक मुद्दों की बात करी थी, ऐसे ही अब हम सामाजिक मुद्दे किनकी बात करेंगे, ग्रामीण समाज के क्या क्या सामाजिक मुद्दे हैं। तो ग्रामीण समाज के कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी। तो गरीबी जो है वहाँ की बहुत ज्यादा मूलभूत जो है मुद्दा है जो कि
जिसके कारण लोग बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा होती है ग्रामीण समाज में। शिक्षा की कमी की बात करें तो भाई वहाँ पे जो ग्रामीण समाज है वहाँ पे जो है लोगों को जो है शिक्षा कम मिल पाती है, जिसकी वजह से वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं में कमी रहती है जिससे कि बीमारियों के इलाज नहीं हो पाते हैं। बेरोजगारी की बात करें तो ये जो है आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति जो है मजबूत नहीं हो पाता बेरोजगारी की वजह से। फिर जल संकट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद साफ सफाई की भी कमी रहती है। फिर कृषि संबंधी समस्याओं की अगर बात करें तो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़ी समस्याएं भी होती है, जैसे कि कृषि उत्पादन में कमी, विविधता में नुकसान और अन्य फसल संबंधित समस्याएं भी उनके लिए आती है। फिर जातिगत भेदभाव की बात करें तो जाति में जो है भेदभाव, जातियों को लेकर के भेदभाव भी होते हैं गाँव में। फिर सामाजिक असमानता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है, जिससे कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति और संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी ग्रामीण विकास की नीतियां, कार्यक्रम और चुनौतियां। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या नीतियां बनी है, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या कार्यक्रम हैं। तो अगर बात की जाए तो नीतियां और कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो पहली नीति आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा आता है तो इसके ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। मतलब कि मजदूरों को जो है मजदूरी देती है 100 दिन के लिए, जो है मजदूरी के लिए मनरेगा के थ्रू जो है लोगों को लगाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है इस योजना का उद्देश्य होता है गरीब परिवार, जो ग्रामीण गरीब परिवार है उनको सशक्त बनाना ताकि वह अपनी आजीविका में सुधार ला सकें। उसके बाद में होती है एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। तो इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में को सड़क से जोड़ने का है, जिससे आवागमन जो है वो सुगम हो सके। फिर एक योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें क्या होता है SGSY। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। फिर एक होती है इंदिरा आवास योजना। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास जो है वो प्रदान करने का काम करते हैं। उसके बाद में ग्रामीण विकास में क्या क्या चुनौतियां आती है। तो ग्रामीण विकास में बहुत सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि गरीबी और अशिक्षा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अशिक्षा जो है अभी भी प्रमुख चुनौती है। उसके बाद में बेरोजगारी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, और खास तौर पे जो है कृषि क्षेत्र में। स्वास्थ्य और पोषण की बात करें तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद में वहाँ पे सड़क, बिजली और पानी इनकी भी कमी है। उसके बाद में कृषि संकट भी है, अनियमित वर्षा, कीटों और बीमारियों का नुकसान भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उनके सामने आता है। और वित्तीय संकट की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता की कमी से विकास कार्य भी नहीं हो पाते। तो ये उनके लिए चुनौतियां भी है। तो ये चीज अपन ने थर्ड यूनिट पढ़ी थी दोस्तों। तो थर्ड यूनिट में हमने पूरा का पूरा गांव के बारे में पढ़ा। फर्स्ट यूनिट में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड यूनिट में हमने जो है जनजातीय समाज के बारे में पूरी चीजें पढ़ी थी। अब हमने गांव के जो समाज है उसके बारे में बात करी थी। अब हम नगरीय क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नगरीय जो ये अब हम आ गए फोर्थ यूनिट में, फोर्थ यूनिट को पढ़ रहे हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र में कस्बे, नगर और महानगर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कस्बा एक छोटा शहरी केंद्र होता है जो नगरों से छोटा और आबादी में कम होता है। नगर एक बड़ी शहरी केंद्र है जिसमें कई उद्योग, व्यापार और नागरिक सुविधाएं रहती है। और महानगर एक बड़ा शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें कई नगर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं। तो मतलब कि देखिए शहरी नगरीय क्षेत्र मतलब ये भी तीन भागों में, एक तो होता है कस्बा, टाउन होता है। टाउन मतलब कि क्या होता है, ये एक अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई तहसील प्लेस है ना, तो कोई तहसील प्लेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई जिला है उसकी कह सकते हैं। फिर नगर की बात करें तो नगर जो है वो कोई थोड़ी बड़ी सिटी की बात कर सकते हैं। और एक होती है महानगर। महानगर तो मतलब कि बहुत सारे नगरों को जो है वो अपने आप में समा लेता है।
तो ये सब चीजें होती है। तो ये अब इनमें क्या होता है, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में नगरों का जो है विकास प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और प्राचीन और मध्यकाल में नगरों का विकास मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, भू राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित था। ब्रिटिश शासन के बाद कई नए शहरों का विकास हुआ था और मौजूदा शहरों का भी विस्तार हुआ था। स्वतंत्रता के बाद में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई, जिससे शहर की आबादी में वृद्धि हुई। तो मतलब कि नगर जो है आज़ादी के बाद बहुत तेजी से जो है बढ़े, और वहाँ पे जो है कई लोग जो है वहाँ की धीरे धीरे जो है आबादी भी बढ़ गई। प्राचीन और मध्यकालीन नगरों का विकास कैसे हुआ? तो प्राचीन नगर तो जो है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे नगर प्राचीन भारत में हुआ करते थे। फिर मध्यकालीन में क्या हुआ कि राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकास हुआ। मतलब कि मध्यकालीन में भारत में नगरों का विकास राजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। फिर औद्योगिक विकास हुआ, तो औद्योगिकरण के कारण शहरों का तेजी से विकास हुआ और अनियोजित तरीके से शहरीकरण हुआ। मतलब कि पहले तो अनियोजित तरीके से हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, किसी ने मतलब ऐसे ही शहर बिना किसी प्लानिंग के तहत शहर बन गया। अब शहर बन गया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर प्लानिंग के बाद में हुआ आधुनिक नगरों का फिर विकास हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, आधुनिक नगर बने। तो कैसे बने कि अलग अलग जो योजनाएं बनी, और योजनाएं की जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन बना। तो उस मिशन का उद्देश्य 100 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था। तो फिर बाद में इनके पर इनमें कुछ चुनौतियां भी थी। इनमें चुनौतियां कैसे थी कि एक तो बेतरतीब तरीके से विकास हुआ, कि मतलब कि शहरों में जो है भीड़ भाड़, प्रदूषण और बहुत सारी समस्याएं हुई, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने जैसे उनको बना, जो जहाँ पे जैसे सेटिल हो गया वो वैसे ही बन गया। किसी ने भी जो है ना सड़कों का ध्यान दिया, ना नालियों का ध्यान दिया, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया, जिससे कि वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ गई, प्रदूषण बढ़ गया और बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई। अब बेहतर बनाने के लिए, नगरीय विकास को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय हैं? तो बेहतर बनाने के लिए उपाय जो हैं, एक तो नियोजित शहरीकरण, कि शहरों की योजना और प्रबंधन में बदलाव करना चाहिए ताकि शहर विकास को अधिक नियोजित और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। सुविधाओं का विकास करना चाहिए, मतलब कि वहाँ जल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता, इन सब का विकास करना चाहिए, और जो है इस तरीके से नगर का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जो नगरीय समाज रहता है उसमें क्या क्या परिवर्तन, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था परिवर्तन, चुनौतियां और वैश्वीकरण के बारे में अपने को बताना है। तो नगरीय समाज में परिवर्तन, चुनौतियां और वैश्वीकरण एक जटिल और बहुआयामी विषय है। शहरीकरण की प्रक्रिया में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास हुआ है और सामाजिक बदलाव भी शामिल हुआ है, जो विभिन्न चुनौतियों और अवसरों को जन्म देता है। तो नगरीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो नगरीय समाज में क्या परिवर्तन हुआ? एक परिवर्तन तो हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि आर्थिक विकास हुआ। फिर क्या हुआ, सामाजिक बदलाव, समाज में भी बदलाव हुआ, समाज के मूल्यों और व्यवहार में भी बदलाव हुआ। अब इसकी जो ये तो हुआ परिवर्तन, अब इसमें क्या क्या चुनौतियां आई? तो नगर बना तो क्या क्या चुनौतियां आई? तो चुनौती आई, एक तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी और गरीबी भी आई, क्योंकि क्या हुआ कि कम वेतन पे लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो। फिर सामाजिक असमानता जो है, इसमें क्या हुआ, शहरी समाज में सामाजिक असमानता भी बढ़ी, जो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसरों के अंतर के रूप में प्रकट की गई। फिर बुनियादी ढांचों की कमी, मतलब कि शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा, परिवहन सुविधा और बहुत सारी चीज़ों की कमी हुई, जिससे जीवन के स्तर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपदा जोखिम, मतलब कि क्या है, शहरी क्षेत्र में बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ गया, जिससे जीवन और संपत्ति को नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण। तो मतलब कि जो जब शहरीकरण हुआ तो उसमें वैश्वीकरण कैसे हुआ? तो वैश्वीकरण में क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक संबंध की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण शहरी क्षेत्र अन्य देशों के साथ आर्थिक रूप से जुड़ गए, और व्यापार, निवेश और पर्यटन में भी वृद्धि हुई। फिर सामाजिक संबंध की बात करें तो शहरी समाज में विभिन्न संस्कृति और समाजों के लोग का मिश्रण है। तो वहाँ पे क्या है, समाज के अलग अलग तरीके के लोग जो है एक साथ से रहने लगे। फिर राजनीतिक संबंध की बात करें तो वैश्वीकरण के बाद में शहर में वैश्विक राजनीति के सक्रिय हुई, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कानून और नीतियों का भी निर्माण हुआ। अब शहरीकरण में अगर बात करें, सामाजिक, संस्कृति और निरंतरता की बात करते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, सामाजिक संस्कृति निरंतरता की अगर बात की जाए तो किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज में संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के तत्वों को का समय के साथ बने रहना जो है क्या होता है, सांस्कृतिक निरंतरता होती है। मतलब कि कोई भी जो समाज है उसमें अगर संस्कृति निरंतर तौर पर बनी हुई है तो वो कहलाती है सांस्कृतिक निरंतरता। तो ये उन परंपराओं, मूल्यों और व्यवहारों की निरंतरता को संदर्भित करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाते हैं और समाज में स्थिरता लाते हैं। तो क्या हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता में मतलब क्या होता है, एक तो सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो भाई जो पुरानी पीढ़ी से जो सीखते हैं वो आगे बढ़ाते हैं। फिर समाज की जो संरचना है जैसे कि परिवार है, विद्यालय, समुदाय है, समाज की स्थिरता संगठन प्रदान करती है। उसके बाद में पारिवारिक रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उनको आगे बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में मानव का व्यवहार की अगर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता मानव व्यवहार को भी प्रभाव डालती है और विभिन्न संस्कृति के लोग अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की संरचना की बात करें तो सांस्कृतिक मूल्य को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है और ये मूल्य जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देते हैं। तो ये चीज होती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता का महत्व। अब इसका महत्व क्या होता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता समाज में स्थिरता, पहचान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्कृति की विरासत है को बनाए रखने में मदद करती है और सामाजिक संरचनाओं को मजबूत और मानव व्यवहार को आकार देने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए तो भाषा की बात करें तो भाषा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। धर्म की बात करें तो धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाता है। पारिवारिक जो मूल है, सम्मान है, ईमानदारी, देखभाल है, ये भी अपने परिवार से सीख के व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो रीति रिवाज जो है जैसे विवाह है, समारोह है, त्योहार है, ये भी जो है एक दूसरे को देख करके ही, अपने परिवार में ही देख करके उस चीज को आगे बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो है नगर नियोजन एवं प्रबंधन। तो नगर नियोजन और प्रबंधन की अगर बात करें तो शहर के विकास और उसके कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें शहर की संरचना, भूमि उपयोग, परिवहन और सामाजिक सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन शामिल किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो नगर नियोजन और प्रबंधन, नाम से मालूम पड़ा नगर का नियोजन और प्रबंधन, तो नगर को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वहां पे जो है उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, उसकी भूमि का उपयोग ऐसे होना चाहिए, उसका परिवहन ऐसा होना चाहिए, उसकी सामाजिक सेवा ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी चीज से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो मतलब कि भूमि का उपयोग जो है एक विभिन्न उद्देश्य के लिए आवंटित की जानी चाहिए। जैसे कि आवास के लिए एक भूमि अलग होनी चाहिए, वाणिज्य के लिए अलग होनी चाहिए, औद्योगिक के लिए अलग होनी चाहिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए अलग अलग भूमि होनी। ऐसे अलग अलग एरिया डिवाइडेड रहेगा तो वो अपने एक दूसरे के लिए किसी भी तरह से बाधक नहीं बनेंगे। परिवहन नियोजन की अगर बात करें तो इसमें सड़क, रेल, बस और अन्य परिवहन साधनों को समावेशित किया गया है। शिक्षा में की बात करें, शिक्षा जो है, सामाजिक सेवा नियोजन की अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का नियोजन होना चाहिए। उसके बाद में शहर का रखरखाव, मतलब कि नगर प्रबंधन के घटक की बात करें तो शहर का रखरखाव, सड़कें, नालियां, पार्क, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों का रखरखाव अच्छे से होना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो कचरा और अपशिष्ट जल का प्रबंधन होना चाहिए। सुरक्षा और कानून व्यवस्था जो रहती है, शहर की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक सेवा का प्रबंधन होना चाहिए, मतलब कि बिजली, पानी और अन्य सेवाएं जो है वो अच्छे से मिलना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन, मतलब कि शहर के राजस्व और व्यय का प्रबंधन बनाए रखना चाहिए कि मतलब खर्चा जो है, टैक्स जो है उसी तरह से होना चाहिए कि जो है सबको उससे फायदा हो सके। उसके बाद में ये यहाँ पे आपका जो है चौथी यूनिट खत्म होती है जो कि शहरों के बारे में थी। तो ये बहुत इजी चीज है, आप खुद भी ये चीज जानते हैं कि जो जनजातीय समाज जहाँ पे जंगलों में रहता है उनको क्या चीज की कमी है, क्या चीज उनकी है, सोच क्या है, क्या उनकी जरूरत है, वो चीजें आपने देखी। फिर गाँव के बारे में बात करी, फिर शहर के बारे में बात करी, और अब जो है आपकी जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट, ये है राष्ट्रीय एकीकरण मुद्दे एवं चुनौतियों के बारे में है। तो राष्ट्रीय एकीकरण एक राष्ट्र के विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों और भाषाओं और धर्मों के बीच सद्भाव और एकता स्थापित करने का एक सतत प्रयास है। एकीकरण
राष्ट्रीय एकीकरण मतलब कि अपन जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उन सबके बीच में एक एकता स्थापित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण के कुछ मुद्दे होते हैं जैसे कि सांप्रदायिकता, तो धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव और विभाजनकारी विचारधाराएं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं डालती है। भाषावाद, किसी विशेष भाषा के प्रति अति आकर्षण या अन्य भाषाओं के प्रति तिरस्कार जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक होता है। क्षेत्रवाद मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव या अन्य क्षेत्र के प्रति तिरस्कार की भावना भी जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालता है। जातिवाद, तो जाति के आधार पर भेदभाव भी जो है राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास को कमजोर करता है। और सामाजिक आर्थिक असमानता भी जो रहती है, आर्थिक तौर पर भी अगर असमानता है तो वो भी एकता की भावना को कमजोर करती है। और राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता और विभाजनकारी जो राजनीति करते हैं वो भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो कौन कौन सी चुनौती है राष्ट्रीय एकीकरण, ये तो आप जानते हैं कि एकता के साथ में को किस किस वजह से इंसान नहीं रह पाता है वो आप सब जानते हैं, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसी का 5वीं यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है, भारतीय परिवार व्यवस्था मूल्य प्रतिमान मुद्दे। तो भारतीय परिवार व्यवस्था क्या है? ये एक संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक संरचना पर आधारित है। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। ये व्यवस्था जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, परिवार की एकता और व्यक्तिगत से ज्यादा सामूहिक हित पर बल दिया जाता है। समय के साथ बदल रही है लेकिन इसका प्रभाव अभी भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब कि जो भारत में क्या चल रहा है, भारत में जो है एक हमारे यहाँ की जो संस्कृति वो ये बताती है कि परिवार जो है वो घर के जो बड़े रहते हैं वो परिवार के सभी सदस्य को एक साथ लेकर संगठित तौर पर चलते हैं और बड़ों का सम्मान किया जाता है और परिवार में एकता रहती है। पुरुष प्रधानता होती है मतलब कि पुरुषों को परिवार का मुखिया माना जाता है और वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और धर्म और संस्कृति की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब भारतीय परिवार व्यवस्था के मुद्दे क्या हैं? अब क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार का विघटन, तो धीरे धीरे जो है जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण मतलब कि क्या है, शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से क्या हो रहा है, परिवार व्यवस्था पे दबाव पड़ रहा है और लोग शहर में काम करने जाते हैं और संयुक्त परिवार से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शिक्षा और जागरूकता, तो लोग क्या करते हैं कि शिक्षा के लिए भी वो कई बार क्या होता है और जागरूकता के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वे परिवार में अपनी भूमिका को लेकर अधिक स्वतंत्र हो गए। मतलब कि पहले जो है परिवार के लोग जो है अपना एक डिसाइड करते थे कि इसके लिए इस बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है, पर अब जो है लोग जो है शिक्षित हो रहे हैं तो वो अपने अधिकारों की बात करने लगे, वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया है कि वो शिक्षित हो गई हैं और रोजगार करने लगी हैं। और वैश्वीकरण की बात करें तो भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर भी बाहरी प्रभाव पड़ने लगा है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में आपका जो अगला और लास्ट टॉपिक है वो है बालक, युवा और बुजुर्गों के मुद्दे। तो भारतीय समाज में बालक, युवा और बुजुर्गों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे कि बच्चों से जुड़े मुद्दों की बात करें तो बाल श्रम, बाल विवाह, शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बाल स्वास्थ्य, बाल शोषण और बाल तिरस्कारी, ये सब चीजें जो है बालकों के लिए है। और फिर युवाओं से जुड़े मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। और बुजुर्गों के लिए क्या है? बुजुर्गों से जुड़े मुद्दे उपेक्षा, अकेलापन, आर्थिक असुरक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं। तो मतलब कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो भारतीय समाज में उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उनको क्या क्या परेशानी है, उनके मुद्दों के बारे में अगर बात की जाए तो उनको एक तो बाल श्रम, उनसे मजदूरी कराई जाती है, उनका बचपन में विवाह कर दिया जाता है, उनका कई बार शोषण हो जाता है, उनका कई बार तिरस्कार किया जाता है, बचपन में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में युवा जो है उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है? युवा के लिए जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हो गई, शिक्षा की कमी भी समस्या है, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य भी जो है अस्थिर हो रहा है। बुजुर्गों के लिए क्या हो रहा है कि बुजुर्गों को जो है उपेक्षा कर दिया, उनको उनको बुढ़ापे में अलग निकाल दिया, वो अकेलापन फील करते हैं, अकेले घर में पड़े रहते हैं, बच्चे नौकरी चाकरी के लिए चले गए और वो अकेलापन फील करते हैं, उनके पास कोई नहीं है। आर्थिक असुरक्षा,
आर्थिक तौर पे जो है वो मजबूत नहीं है, तो वो अपने अपने शौक भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं बुढ़ापे में, और स्वास्थ्य समस्या और वो जो है उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति वो ठीक नहीं है, और उनके स्वास्थ्य पे जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की है कि कम समय पे जो है आपको ये पूरा जो सिलेबस है उसका आपको टूर करा दूं, और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, ताकि आप जो है इस वीडियो को देख के आप जो है अच्छे से परीक्षा में कुछ ना कुछ अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छे से लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो आप जो है इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, अपने अपने दोस्तों को भी जो है इस चैनल को पहुंचाएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और कौन से वीडियो आप चाहते हैं, कौन से एजुकेशनल वीडियो आप मुझसे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और ये अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। धन्यवाद।